हमने लास्ट टाइम किया था टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा उधर से ही बढ़ते हैं, क्या बात समझ आती है क्या नहीं आती है धीरे धीरे समझेंगे। इसके अंदर सीधा जेड टेस्ट कर, बस हम जेड टेस्ट ही करेंगे। इसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं, महाजन की किताब में दे रखा है ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट करने वाले, जैसे हम हाइपोथेसिस टेस्ट करने वाले, इस तरीके से जो वर्ड्स यूज करते हैं। दीज टेस्ट आर मैथमेटिकल मेथड्स बाय विच द प्रोबेबिलिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्व डिफरेंस अकरिंग बाय चांस इज फाउंड। इसका क्या मतलब कि कुछ जेड टेस्ट करना है, ये टेस्ट करना, वो टेस्ट करना है, इसका मतलब कोई मैथमेटिकल मेथड्स हैं, मैथ का कोई मेथड है, कोई फॉर्मूला है जिससे बाय विच द प्रोबेबिलिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, या तो किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी या उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार होने के चांसेस हैं, उनमें डिफरेंस देखा जाता है। ऑफ एन ऑब्जर्व डिफरेंस जो मेरे को मिली है, अकरिंग बाय चांस इज फाउंड। जैसे कि मेरे पेशेंट अगर 100 पेशेंट थे, उसके अंदर से अगर 60 पेशेंट ठीक हो गए हैं, तो वो कितने क्या बात बताते हैं कि भाई इतने पेशेंट ठीक हो जाते होते हैं। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर उसके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी या नंबर ऑफ पीपल जो है 60 पीपल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों में से जो हमने ऑब्जर्व किया हुआ है वो बाय चांस ही ठीक हो गए हैं या सच में उनका कोई मतलब आ रहा है सच में। इस तरीके से ये पता करने का कि भाई हमें जो रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट सबको ही मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, या तुमको कुछ अलग ही मिल गया ऐसे करके। इट मे बी डिफरेंस बिटवीन मीन और प्रोपोर्शन ऑफ सैंपल। मीन बिटवीन मीन जो तुमको पीछे बताया था, दो मीन्स के बीच में हो, और प्रोपोर्शन ऑफ द सैंपल या सैंपल के साथ में हो, मतलब उसके मीन मतलब जो नंबर है, जैसे इसका मीन 1 था, दूसरे का मीन दूसरा था, ऐसे करके। तो वो मीन में डिफरेंस निकाल दो, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, जो पिछली बार हमने सीखा था, ठीक है। ये जो लाइन का वर्ड का मतलब है कि हम इट मे बी डिफरेंस बिटवीन मीन, जिसे हम SE स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बोलते हैं, और प्रोपोर्शन जिसे हम SEP बोलते हैं। जब हम क्वालिटी वाला कुछ करेंगे ना, उसके अंदर जो Z, जैसे कोई Z का फॉर्मूला है, तो Z हम किस लिए करेंगे, हमारे पास तो जो डेटा होता है वो क्वालिटी वाला होता है और क्वांटिटी वाला होता है, क्वालिटी क्वांटिटी जो भी होगा, ठीक है, ऐसे करके। तो दो तरीके का जब डेटा होता है, तो टेस्ट हमारे पास कुछ ही हैं, तो वो इस तरीके के डेटा पे लग रहे हैं, इस तरीके के डेटा पे लग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला बदल जाता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला कुछ और होगा, यहाँ पे फॉर्मूला कुछ और होगा, मतलब सेम ही रहता है। मतलब फॉर्मूला के अंदर ये जो एक में ये डलता है, एक में ये डलता है, ये निकालना हमने सीखा था स्टैंडर्ड ऑफ मीन। स्टैंडर्ड ऑफ प्रोपोर्शन में हम निकालना सीखेंगे जब हम उसका डेटा हम करेंगे। और इसका मतलब ये है कि डेटा के अकॉर्डिंग हम जो टेस्ट का, अगर कोई टेस्ट निकाल रहे हैं, तो डेटा क्या है भाई, हमको यहाँ हमने 500 पेशेंट देखे थे, 500 पेशेंट का पहले का BP और बाद का BP, ये होगी क्वालिटी, क्वालिटी नहीं सॉरी क्वांटिटी, नंबर हो गया। BP के अंदर इतना BP 180 190 100 करके ऐसे करके, ठीक है। तो ये होगी कि हम उसकी क्वांटिटी नाप रहे हैं। अब उस क्वांटिटी नापने के लिए ये पहले का BP, एक सैंपल का BP और दूसरे सैंपल का BP है, तो उसमें हम Z लगा रहे हैं। दूसरा, अगर वो उसकी क्वालिटी की बात हो रही है, तो हम क्या देखेंगे, BP तो होगा नहीं, वो तो नंबर होता है, कुछ और चीज़ क्वालिटी नापने वाली। मान लिया कि भाई कितने 100 में से क्योर्ड अनक्योर्ड, ये क्वालिटी की बात है, अनक्योर्ड, ठीक है। या बोल सकते हैं रिकवर्ड और नॉट रिकवर्ड, ये हम उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। या फिर किसी और चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि भाई मेंटल स्टेटस में उसका स्ट्रेस लेवल अब एंजाइटी वाला है, एंजाइटी और नॉन एंजाइटी, ठीक है, वो बिना एंजाइटी के, मतलब कोई भी जो हम क्वालिटी चेक कर रहे होंगे उसके अंदर। तो दो चीज़ों का जब हम इसका निकालेंगे, तो हम नंबर ऑफ देखेंगे कि 100 पेशेंट थे, उसमें से कितने रिकवर हुए, जी 80 रिकवर हो गया, 20 रिकवर नहीं हुए, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी इसके अंदर। तो इस फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, परसेंटेज में करते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे तो सीधा सीधा नंबर है, तो इसका इन दो चीज़ों का मीन निकाला गया था। अब ये जो है फ्रीक्वेंसी, जो अलग क्वालिटी की बात होगी,
उस क्वालिटी में फिर इसको परसेंटेज में निकालते हैं कि 80% ठीक है जी, 20% ठीक नहीं। जो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग कुछ इसको बोलते हैं SCP, निकालना सीखेंगे अपने जब जरूरत पड़ेगी। तो मतलब इसका ये है कि हमारा जो सिग्निफिकेंस टेस्ट चल रहा है, सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाई थी हमने। हाइपोथेसिस बनाने के साथ में हम ये भी देखते हैं कि हमने N0 क्या बनाया, N1 क्या बनाया, N0 या N0 H1 क्या बनाया था। अब हमको नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। फिर हमने क्या किया था, जब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना लिया तो सेकंड पॉइंट हम ये लेते हैं कि हम जो कॉन्फिडेंस लिमिट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, 95 ले रहे हैं, 97 ले रहे हैं, 99 ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, पहले हाइपोथेसिस, दूसरा जो कौन सा कर रहे हैं, फिर हम करते हैं कि अब ये कि जैसा हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर, जैसे कि ये जो अल्टरनेटिव या ये किया गया है, तो इससे पहले हम ये देखते हैं इससे पहले जो हमारा डेटा है वो कैसा सा डेटा था। हाँ जी, क्या हुआ? अच्छा, बैकग्राउंड नॉइस, मुझे लगा मुझसे कुछ पूछ रही है। तो हाइपोथेसिस हमने बनाना सीखा था। हाइपोथेसिस के बाद कॉन्फिडेंस लिमिट का हमने देखा था कि कॉन्फिडेंस लिमिट हमको रखनी होती है। तो जो ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, इसमें हमको ये भी देखना होता है कि पहले हम जो डेटा लेके चल रहे थे, जिस डेटा पे हम काम करने वाले हैं, जो ये हमने अल्टरनेटिव निकाला है या कुछ भी निकाला है, जो हाइपोथेसिस बनाई है, ये डेटा क्वालिटेटिव है या क्वान्टिटेटिव है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें टेस्ट क्या करना चाह रहे हैं, उसमें क्या पता करना चाह रहे हैं कि भाई क्या बेटर है, ये मेडिसिन में ठीक करती है, होम्योपैथिक मेडिसिन ये नहीं करती। PCOD क्वेश्चन क्या होगा हमारा, PCOD के अंदर उसका होम्योपैथी का ठीक करती है एफिकेसी। तो क्वेश्चन होगा डेटा, क्वेश्चन, मतलब एक तरीके से मान लिया, इसको बाद में बोल दो कि तुमने जिस तरीके का डेटा लिया, तो पर क्वेश्चन के बाद में तुम ये देखते हो कि क्या ठीक करती है नहीं करती, फिर तुमने उसकी हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस बनाने के बाद तुम देखा कि अब ये दो तरीके की हाइपोथेसिस है, तो इसके अंदर मेरा कौन सा टेस्ट लगने वाला है कि ये पता करने के लिए मुझे Z टेस्ट चाहिए, T टेस्ट चाहिए, कौन से वाला टेस्ट चाहिए, और ये सब ये यहाँ पे हेल्प करने के लिए तुम्हें ये डेटा हेल्प करता है। अब तुमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे Z टेस्ट लगेगा, तो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप देखोगे, रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, डेटा का देखना कि डेटा कैसा सा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग Z टेस्ट या T टेस्ट या जो भी टेस्ट है डेटा के अकॉर्डिंग, फिर वो जो डेटा के अकॉर्डिंग जो उसका टेस्ट लगने वाला है उसका फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में साथ में ही इसके साथ ही कॉन्फिडेंस लिमिट डिसाइड करो उसकी। फिर तुमको पता है कि मेरे को ये Z टेस्ट यूज़ करना है, तो Z टेस्ट के अंदर अगर वो क्वालिटेटिव डेटा है तो अलग फार्मूला है, क्वांटिटेटिव डेटा है तो अलग फार्मूला। अब इस फार्मूले में जो सामान चाहिए, एक सामान चाहिए SEM, अगर दूसरा है दूसरी का SCP, तो वो तुम्हारे पास SEM या SCP निकाला हुआ पाया जाता है कि नहीं, मतलब जो भी जिस तरीके का डेटा, तो तुमको यहाँ SEM चाहिए कि SCP, ये तुमको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग पेज पे। ये कैलकुलेट करो, यहाँ से जो आएगा SEM या SCP, जिस तरीके का डेटा था, SEM निकाला है या तुमने SCP निकाला है, यहाँ से जो डेटा आएगा तुम इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, और जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग तुम कहोगे कि भाई ये ठीक है या नहीं है। तो ये प्रोसेस है उसका, ठीक है। तो ये पता करना कि भाई हमने हमारा रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस क्या लेके चले, हाइपोथेसिस का कॉन्फिडेंस लिमिट, उसके किस तरीके का डेटा था, उसके अकॉर्डिंग हमने कौन सा टेस्ट लगाना है, टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले में डालने का सामान मेरे पास पूरा है कि नहीं, सामान अलग से कैलकुलेट करना अलग से कैलकुलेट करो, सामान वापस लाके इसमें डालो, उसका जो आंसर आएगा वो आंसर को इससे कंपेयर करो, बस ये है, ठीक है। तो इसके अंदर ये करते हैं। अब उसके अंदर अब हम कर रहे हैं कि भाई Z कोई जो टेस्ट लिया है हमने, वो एक तरीके का डेटा है जिसमें हम अब ये स्टेप्स पढ़ के फिर कहते हैं कि Z टेस्ट कहाँ लगता है। जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि भाई Z टेस्ट कहाँ लगता है, ये तो मैं मोटा मोटा बता रही हूँ ताकि तुम सीधा ही जंप करोगे भाई ये कहाँ से बात आ गई, ठीक है। तो उससे तुमको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि भाई ये बात ऐसे चल रही थी, ऐसे रिवाइज करी गई मैंने। तो अब हमको जैसा सा स्टैंडर्ड एरर ऑफ पोस्ट प्रोपोर्शन निकालना है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना है या फॉर्मूला जो भी डालना है उसके अंदर क्या चाहिए हमें, ठीक है। तो मान लिया कि इसने जो बोला, it may be difference between mean or proportion of the sample and the universe or between the estimate of experiment and control group। इसका मतलब हमने ये तो देखा
कि भाई एक तो डेटा किस टाइप का था, और फिर हमने देखा कि हमारे जो दो हम सैंपल्स लेके चल रहे हैं, ये दो सैंपल के बीच की बात है, या ये एक सैंपल है और एक यूनिवर्स है उसके बीच की बात है, या एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है। ये किस तरीके का जो हम कंपैरिजन करने वाले हैं, किस तरीके का। तो डेटा के साथ साथ स्टडी डिज़ाइन क्या चल रहा है ये भी देखा गया, स्टडी डिज़ाइन का कि भाई किस तरीके का, क्योंकि यही हमें हेल्प करता है कि भाई इन दोनों ग्रुप के अंदर ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इन दोनों में हमने ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ये दो अलग अलग मेडिसिन थी, तो ये दो अलग अलग ग्रुप हो गए, इस पर जेड टेस्ट लगेगा। और अगर ये दो सैंपल्स हैं जिसका प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट हो रहा है तो उस पर टी टेस्ट लगेगा। तो इसने हमें साथ में हेल्प किया कि डेटा जहाँ हमने ये सारा स्टेप्स देखा था उसमें डेटा जहाँ हमने डिसाइड किया था, डेटा के साथ साथ हमने स्टडी डिज़ाइन देखा था, और स्टडी डिज़ाइन दोनों ने हेल्प किया था कि मुझे जो टेस्ट लगाना है वो जेड लगाना है, और जेड का कौन सा, ये जो स्टडी डिज़ाइन डिसाइड करता है एक तरीके से कि हमारा टेस्ट कौन सा चल रहा है इसके अंदर, क्योंकि इसने ये लगाना है या ये लगाना है। अब उसके आगे फॉर्मूला क्या लगाना है ये हमारा डेटा डिसाइड कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर कि भाई डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन ये है, वो टेस्ट का नाम डिसाइड कर रहा है, और उसके बाद जैसा सा डेटा है वो हमारा आगे का फॉर्मूला डिसाइड कर रहा है। अब है मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंस और डिफरेंस आर डिस्कस्ड टू ड्रॉ इन्फरेंस एंड कंक्लूजन। इसमें दे रखा है कि जो मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस आर डिस्कस्ड टू ड्रॉ इन्फरेंस एंड कंक्लूजन, आगे दे रखा है कि हम जो आगे डिफरेंस पता करने के लिए ये ठीक है कि नहीं, और उस डिफरेंस से जो भी हमारे पास जो आंसर आएगा कि भाई इससे इसमें, और फिर हम कहते थे कि यहाँ हाइपोथेसिस H1 या H0 जो भी है उसके अंदर क्या होगा, क्या डिफरेंस है। मान लिया दो सैंपल्स का हमने कोई आंसर निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, दोनों में क्या डिफरेंस है किसी तरीके से। तो जब भी हम कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस निकालेंगे उस डिफरेंस से हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकें या क्या कंक्लूजन निकाल सकें, इस डिफरेंस से हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं ये पता करते हैं, ठीक है। तो कॉमन टेस्ट तो यूज आर Z टेस्ट, T टेस्ट एंड chi square टेस्ट। द फर्स्ट टू टेस्ट एक्सप्रेस द डिफरेंस ऑब्जर्व्ड इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड एरर, ये बताया था, ये वाला, ये दोनों चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड एरर चाहिए होता है, which is the measure of variation in sample estimate that occur by chance. Okay, the value or ratio between observed difference and SE, इसके अंदर that is the table which gives the highest obtainable value compared to the age recorded. इसको याद नहीं आएगा, stages of इतना नहीं आएगा बस, ये उतना ये ध्यान रखो, चार चीज़ें जो मैंने बुरा के बोली है, ये लाइन बाद में समझ में आएगी, आ जाएगी वैसे ही समझ में। अब हमने क्या है कि मैं बता देती हूँ, इसमें कुछ मेजर कुछ नहीं है। द वैल्यू और रेशियो बिटवीन ऑब्जर्व्ड डिफरेंस एंड SE इज दैट ऑफ द टेबल, एक टेबल पे देखते हैं, विच गिव्स द हाईएस्ट ऑब्टेनेबल वैल्यूज कंपेयर टू द डिफरेंस अकरिंग बाय चांस एट डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थोड़ा मुश्किल लगेगा, बाद में लगेगा तुमको। इसमें एक चार्ट में डिफरेंस देखते हैं, मतलब जहाँ पे जो तुम्हारा आंसर आता है ना, यहाँ पे जहाँ पे जो ने निकाला इस Z टेस्ट का आंसर करके यहाँ निकाला, और इससे हम इन्फ्रेंस ले रहे हैं, इससे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई H0 पास हुई कि ये, तो इसका बीच में जो ये बीच में क्या करते हैं हम, ये जो चेक करने का एक तरीका होता है कि एक टेबल दिए हुए हैं, उन टेबल के ऊपर कोई वैल्यूज़ लिख रखी हुई हैं, तो यहाँ पे जो आंसर आया ये इस टेबल में जाके देखते हैं पहले कि भाई इस टेबल के अंदर कोई जो वैल्यू दे रखी है उससे हम डिसाइड करते हैं ये। तो एक बीच का प्रोसेस है, ये टेबल क्या करता है, कैसे हेल्प करता है, वो अपने को देखना है, उसका कुछ एक मतलब है, और इसका मतलब ये बीच में एक स्टेप और इन्वॉल्व होता है। कैसे करेंगे, क्या मतलब है, एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा। अब ये बोल रहा है द स्टेजेस इन परफॉर्मिंग ए टेस्ट, क्या द स्टेजेस इन परफॉर्मिंग ए टेस्ट, जो मैंने तुमको बोला लगभग वही है कि भाई क्या स्टेजेस हैं टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। स्टेट द नल हाइपोथेसिस और नो और चांस डिफरेंस इन द अल्टरनेटिव, जो मैंने बोला ये डिसाइड करो पहले, ये वाली चीज़। जैसे विटामिन ए और डी मेक नो डिफरेंस इन ग्रोथ और अल्टरनेटिवली दे प्ले अ पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोमोटिंग, कुछ भी जो तुमने निकाली है। डिटरमाइन पी वैल्यू, अब इसके बाद में हमने क्या किया कि पी वैल्यू निकालने की, भाई तुम्हारा जो मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस लिमिट निकालने को बोला था। सेकंड पॉइंट, कॉन्फिडेंस लिमिट में क्या होता है, 95% कॉन्फिडेंस लिमिट, जो रह गया वो क्या था 5%। तो जो ये 5% वाला है, ये 5% क्या चीज़ थी, प्रोबेबिलिटी।
जिसको हम लिखते कैसे हैं 0.05। तो इसको जो हम डिसाइड कर रहे थे इसे हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट, और कॉन्फिडेंस लिमिट के बाद में जो चीज़ बच जाती है साइड में वो हमारा रिस्क एरिया है। तो रिस्क एरिया को जो हम डिनोट करने के लिए बताने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि 95% मेरा कॉन्फिडेंस लिमिट है और 5% मेरा रिस्क एरिया है। ठीक है, इस रिस्क एरिया के अंदर मेरा आंसर आता है तो मेरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन उसको इतना लंबा चौड़ा इस तरीके से सिंपल सा ना बोल के उसको ये बोला जाता है मेरा कॉन्फिडेंस लिमिट 95% है और मेरी प्रोबेबिलिटी 0.05 है। अब वो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के पास होने की। मतलब इसमें ऐसे करके तो हम क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन P या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ योर एस्टिमेटेड बाय चांस, दैट इज एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ये डिसाइड करी जाती है। फिर ड्रॉ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ P, डिसाइड वेदर द डिफरेंस ऑब्जर्व्ड इज ड्यू टू द चांस और प्ले ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑन द सैंपल अंडर स्टडी। अब जब बाद में ये मैंने कहा था कि जो आंसर आएगा यहाँ से Z से मेरा आंसर आया, यहाँ से मेरा जो Z से आंसर आएगा उसको मैंने एक जाके चार्ट में देखना है और चार्ट में आने के बाद मैं इसमें डिसाइड करूँगी वो कि भाई अल्टरनेटिव पास हुई या वो नल हाइपोथेसिस पास हुई। तो वो क्या होगा कि भाई वो वैल्यू कहाँ आई थी, कि वो इस वाले एरिया में आई कि इस वाले एरिया में आई। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें हेल्प करती है बताने के लिए कि ये पास हुई या ये पास हुई, ऐसे करके। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात, ताकि तुम जब क्वेश्चन आए तो तुम इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये सारा समझ पाओ और लिख पाओ उसके अंदर। तो अब क्या आएगा इसमें आगे जो पॉइंट है, Z टेस्ट इज डिस्क्राइब हियर व्हाइल अदर टेस्ट एंड मेजर्स ऑफ वेरिएशंस इन सैंपल एस्टिमेट विल बी एक्सप्लेन्ड इन आगे वाले चैप्टर्स। तो सबसे पहले हम Z टेस्ट ले रहे हैं। अभी तक जो मैंने बताया जनरल सी बात थी, अभी तक हम सब कुछ ये पढ़ चुके थे, उसको मैं समराइज करने के लिए ताकि तुम उसको लैंग्वेज में बता सको, एक पेज के मतलब इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें समझा दिया। ये समझ आया या नहीं आया, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर हमने Z टेस्ट करते हैं। क्योंकि ये सब बताया हुआ है, बस उसको मैंने एक समराइज फॉर्म में तुम्हें रिवाइज करवा दिया ताकि तुमको और क्लियर हो जाएगा। बताओ, सवाल है, समझ आया या नहीं आया? पूछो। अब इसमें हर एक स्टेप को अलग अलग से हमने पढ़ा था। रिसर्च क्वेश्चन से लेके हम जो कर ही रहे थे वो क्या कर रहे थे, यार टेस्ट लगाएंगे, लास्ट में टेस्ट लगाएंगे करते करते यही बात हम कब से बोलते आ रहे हैं। टेस्ट लगाने के लिए हमने पौड़ी कहाँ से चढ़नी शुरू करी थी, पहले स्टेप से, कि भाई रिसर्च क्वेश्चन, उसके बाद उसका हाइपोथेसिस, डेटा इकट्ठा किया, किस तरीके का डेटा, करते करते कॉन्फिडेंस लिमिट, हर एक पॉइंट समझाते, प्रोबेबिलिटी वो समझाते, SC निकालो जी, SCP अभी निकालना सिखाया नहीं मैंने, SC निकालना सिखा दिया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना सिखा दिया, वो सब बताते जाते। अब जाके हम डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ये वाला तरीके की प्रॉब्लम है, इसमें ये वाले तरीके का टेस्ट लगेगा। तो ये सारी कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं, बस मैंने लिस्ट बना दी उसकी। ठीक है, तो ये सारा जो लिस्ट मैंने तुम्हें यहाँ से करके ड्रॉ करके बताई, ये सारी थ्योरी में लिखी हुई है इसके अंदर। तो अब हम शुरू कर रहे हैं Z का क्या मतलब, कि Z एक तुमको मैंने बताया था कि एक तरीके का अगर प्रॉब्लम है, इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, फिर और बताऊंगी इसके अंदर। रिकैपिटलाइज नॉर्मल डेविएट Z, एक मतलब जो पहले वाला आपने Z वैल्यू निकालनी सिखाई थी ना मैंने तुमको, Z वैल्यू कहाँ से, ये बताती हूँ। डिस्कस अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएशन विद इन वन सैंपल, देयर इज द डिफरेंस Z फ्रॉम X बाहर मतलब मीन और म्यू वाज मेजर इन टर्म्स ऑफ SD। तुम्हें याद है मैं तुम्हें बताना सिखाया था, ये एक खोल के याद दिलाती हूँ। 163 पेज होगा मुझे, ठीक है, ये था 5th चैप्टर में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में मैंने तुम्हें बताया था नॉर्मल कर्व ऐसे होता है, उस कर्व के अंदर एक कौन सा एरिया होता है, कितना परसेंटेज होता है, नॉर्मल कर्व कैसा होता है। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें बताया था ये स्टैंडर्ड नॉर्मल Z वैल्यू निकालना, इस Z वैल्यू में ऑब्जर्व मीन और ये वाला है। तो ये दोबारा से इसको पढ़ना, क्या था ये, इसमें कुछ नहीं था। जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट बनाया है उसमें एक मीन होता है, ये वाला जो मीन है
उसके अंदर तुम देख रहे हो कि हमारे पास जो वैल्यू हम दिखा रहे हैं कि कोई भी हम कॉन्फिडेंस लिमिट या कुछ भी निकालेंगे तो किसकी निकालेंगे। जैसे मैंने बोला था कि भाई इसका मीन मान लिया, हाइट वाले का मीन है तो 170 मीन है, और ये जो हमने 180 और 160 मान लिया ये लिमिट है। तो हम देख रहे हैं कि एक मेरे पास जो पेशेंट है उसकी अगर 181 है तो वैल्यू है, तो ये हमारे अल्टरनेटिव में है या नल में है। तो ये कैसे पता करेंगे, तो इसको इस 181 को हमें पता है ये 181 यहाँ है मोटे मोटे तौर पे, लेकिन ऐसी नहीं बात बनती। इसका क्या किया जाता है कि ये जो सारी भाषा है कि 170, 180, 160, क्यों? क्योंकि जो दूसरा हम कंपेयर कर रहे हैं किसी और चीज़ से, उस बंदे की आई 160 और यहाँ आ गई उसकी 170 और उसकी आ गई 150, मान लिया 158 आ गई, ऐसे करके 158 आ गई और यहाँ पे आ गया 163। तो हम कैसे कंपेयर करें यार, हम दोनों की तो वैल्यू ही अलग है। ये तो कह रहा है मीन मेरा 170 होता है, ये कहता है मेरा मीन 160 होता है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करने के लिए एक लेवल पे तो लेके आए। एक लेवल पे लाने के लिए, एक लेवल तक लाने के लिए, मतलब जैसे तुमको मैंने करेंसी का एग्जाम्पल दिया था कि एक देश की करेंसी में एक बंदा इतना कमाता है, दूसरे देश में वो अलग करेंसी में कमाता है। तो हम दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे कि किसका मामला ज़्यादा या किसका मामला कम, क्योंकि उनकी तो भाषा ही अलग है नंबरों की। तो हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड लेते हैं कि भाई उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भाई यूएस डॉलर में बता दो, तेरी यूएस डॉलर में कितनी है, मेरी यूएस डॉलर में कितनी है, फिर हम दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। तो वो जो है कि हम किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर रहे थे उसको बोलते हैं जेड वैल्यू। अब क्या कर रहे थे कि हम इस पॉइंट पे एक अलग करेंसी का नाम बनाइए कि भाई ये कितने रुपए होते हैं एक तरीके से मान लिया जाए। तो अगर हम अपनी इसमें भाषा में बोलें तो इसकी जेड वैल्यू क्या होती है, तो इसकी जेड वैल्यू 0 होती है। अब ये जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, अब जो एक चीज़ आ रही है इसकी जेड वैल्यू 1 होती है, 2 ऐसे करके। तो बीच बीच में भी हर एक पॉइंट की जेड वैल्यू होती है, हर एक सारे पॉइंट्स की वैल्यू होती है। तो अब देखेंगे 180 की जेड वैल्यू कितनी होती है ऐसे करके, तो ये 1 आएगी। लेकिन उसके बाद जो पॉइंट चल रहे हैं, तो अब ये एक रास्ता तैयार ऑलरेडी कर रखा है इन्होंने कि सारी जेड वैल्यूज को ना इन्होंने लिस्ट करके रख दिया ऐसे करके, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। क्योंकि हमने क्या किया है कि जो ये करेंसी है, करेंसी का जो एक तरीके से बात बोलेंगे तो कि $1, ₹1 क्या कहते हैं कि भाई $1 कितने आज 80 रुपये में चल रहा है। ये तो फ्लक्चुएट हो रहा है क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, लेकिन कि 80 रुपये ये फ्लक्चुएट होते हैं। लेकिन अगर मान लिया कि भाई फिक्स हो जाता है, ये चीज़ फिक्स कर देते हैं कोई चीज़, तो बोला कि अगर यहाँ पे पाया गया तो उसकी जेड वैल्यू इतनी होगी, यहाँ पे पाया गया तो उसकी जेड वैल्यू इतनी होगी, यहाँ पे पाया गया तो जेड वैल्यू इतनी होगी। तो ये चीज़ उन्होंने फिक्स कर दी। तो इस सारी चीज़ का कि भाई ये 1.2, जैसे इसको 0 बोलेंगे तो ये पॉइंट्स 1.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऐसे करके ये लिस्ट बनेगी इन नंबरों की ऐसे करके। तो हम क्या देखते हैं कि अब ये 181 है, तो 181 तो यहाँ अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे अगर 180 की जेड वैल्यू 1 थी, 181 की हमने जेड वैल्यू निकाल के और फिर देखते हैं कि यार 181 की अगर जो भी हम जिस मेथड से भी निकालेंगे कोई जेड वैल्यू यहाँ से निकाल के लेके आए, तो देखा कि इसकी 1.3 जेड वैल्यू आ रही है। जेड वैल्यू की बात कर रही है। अब हमने देखा कि भाई इसी तरीके से इसका निकाला जाए कि भाई अब ये हम कोई और देख रहे हैं कि भाई ये इसके हिसाब से निकालने की कोशिश कर रहा है, ये कोई और डेटा के हिसाब से निकालने की कोशिश कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि भाई क्या चांसेस हैं। अब 163 क्या चीज़ है या 165 क्या चीज़ है, इसकी जेड वैल्यू क्या है। तो हम क्या वही सेम तरीके से कि जब ये तो 0 होता है तो और यहाँ तक पहुँचती ये 1 हो जाता है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 165 की जेड वैल्यू किसी भी तरीके से जो भी निकाल के इन्होंने निकाल के 1.3 है। तो इसका मतलब कि 1.3 और 1.3 दोनों की जेड वैल्यू सेम आ रही है। तो हम कोई कंपेयर कर सकते हैं, अच्छा जो तू कर रहा है उसके अंदर भी जो हम एक चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या इधर की ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कंपेरेबल लेवल पे आ गए हैं। तो ये हम सेम कंपेरेबल लेवल पे आ गए हैं। अब समझ में आता है एक दूसरे से कंपेयर कैसे करें। कुछ ऐसा मैं तुमको यहाँ समझाया था। तो ये जो ऑब्जर्व्ड वाला था वो ये था 181, मीन क्या है हमारा 170। अब इसकी SD क्या थी, ये वाला रास्ता, ये वाला ये था SD। इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करके निकालते हैं। अब ये एक की निकालते हैं जेड वैल्यू, दूसरे की निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं। अब हम जेड टेस्ट कर रहे हैं। जेड टेस्ट की सेम इसी के मतलब इस तरीके से एक वैल्यू निकालने के बाद में हम यहाँ पे भी यही देख रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस लिमिट निकाल के और उसका कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। तो जेड टेस्ट में क्या करते हैं, पहले तो ये वैल्यू तो रिवाइज करवाया कि वैल्यू क्या चीज़ की बात हो रही थी। 163
हाँ, इसने बोला z वैल्यू देखो जाके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता था जिसमें डिफरेंस z निकालते थे x बार और म्यू के साथ, मेजर इन टर्म्स ऑफ एसडी। एसडी से नीचे डिवाइड करते हैं, नीचे वाला जो सेक्शन था एसडी से डिवाइड कर रहे थे, तो इसलिए बोलता है कि एसडी के टर्म्स में इसको निकाला जाता है, ये लैंग्वेज यूज करी जाती है इसमें। इफ द सैंपल्स आर लार्ज इन साइज मोर देन 30, the mean of sample in a population or difference between pair of samples in a population also follows normal distribution। अब ये आ गई कंडीशन, क्या बोलना चाहता है? एक तो इसने बोला कि z वैल्यू पहले तो याद रखो, z टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें z वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। दूसरी बात क्या ध्यान देखना है कि भाई तुम्हारा जो सैंपल है वो 30 से बड़ा होना चाहिए। तो लार्जर जो सैंपल साइज होते हैं, लार्ज सैंपल साइज में z लगता है। दूसरी कंडीशन बनी, ठीक है। द मीन ऑफ सैंपल इन ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है मतलब एक दो हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, ये हमारी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब बहुत बड़ा एरिया जो भी है। दूसरा है द मीन्स ऑफ सैंपल्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ सैंपल्स इन ए पॉपुलेशन आल्सो फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इस एक पॉपुलेशन है उसमें छोटे छोटे और मतलब तुम इसमें से सैंपल निकाल लो, उसके कई सारे निकाल लो, तो इस पॉपुलेशन का अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है तो इन सब छोटे छोटों का भी तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बन रहा होगा, और इसी से तो निकले हैं ये लोग, ठीक है। ये हम अज्यूम करते हैं कि भाई अगर बड़ी जो पॉपुलेशन में का अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें से अगर तुम छोटे छोटे, ये 1 लाख लोगों का डेटा था और ये बना रहा था, उसमें से तुमने 500 लोगों का डेटा निकाल के देखा कंपेयर करने की, मतलब देखने के लिए किसी और तरीके से, तो इस पॉपुलेशन से निकला तो ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉर्म कर रहा होगा। ये तुमको मैंने पहले बताया था। When z test is applied to the, ये हम समझ के चलते हैं कि भाई अब हम, क्योंकि हम z वैल्यू जो निकाल रहे थे अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही नहीं बना रही, जो हमने देखा कि भाई हमने z पहले तो z वैल्यू निकालने सीखी थी ना, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो यहाँ 0 है जी, z वैल्यू यहाँ 1 है या 1.5 है, ऐसे करते 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 ये हम कैसे निकाल पाएंगे कि हम अज्यूम करेंगे कि हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि z के लिए हम ये कहते हैं पहली बात कि भाई सैंपल साइज 30 से बड़ा हो। दूसरा हम ये अज्यूम करते हैं कि वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो कर रहा है डेटा, ठीक है। तो लार्जर देन 30 जो होगा वो और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दो चीजें फॉलो कर रहा है तो हम सोचेंगे अच्छा इस पर z लगाया जाए। बाकी ये भी कि भाई किस तरीके का डेटा कंपेयर कर रहे हैं, वो वाली बात, ठीक है। फिर है when z test is applied to the sampling variability, the difference observed between a sample estimate and that of a population is expressed in term of SD instead of SE। ये वाली बात जो मैं तुम्हें बताया कि अब किस तरीके का डेटा हम कर रहे हैं, इसमें हम कहते हैं कि भाई जो वेरिएबिलिटी आ रही है, द डिफरेंस ऑब्जर्व बिटवीन अ सैंपल एंड दैट ऑफ ए पॉपुलेशन, हम एक सैंपल और एक पॉपुलेशन के बीच में जो डिफरेंस निकाल रहे हैं, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ SE, ये SE होता है इंस्टेड ऑफ SD। ये तुमको ऐसी जब मैं पिछली बार निकालना सिखाया था मैंने, उसमें बताया था कि जब तुम एक सैंपल में और एक पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हो तो ये डिफरेंस निकालने का कि भाई जो वेरिएबिलिटी की वजह से जो गलतियां हो रही हैं कि भाई थोड़ी बहुत ही थी कि इसका BP अगर 180 आ रहा है और इसका किसी तरीके से 185 आ रहा है तो हम कहेंगे यार ये तो सेम ही बात है भाई, ये तो 5 का तो एरर ही है। इस तरीके से एरर मतलब ये नॉर्मल माफ करने वाला बायोलॉजिकल एरर जो मैं तुमको बताए थे, एरर माफ करने वाला, तो ऐसे ही निकाल लेते हैं ताकि फालतू में ये बहुत बड़ा हम उसको ये ना ले लें कि यार ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। तो SC की टर्म्स में हम उसको समझ रहे थे। अभी पिछले सारे कंसेप्ट लगेंगे तब जाके यहाँ पहुँचता है इंसान। The score of value of the ratio between the observed difference and SC is called Z. The score of value of ratio, score एक कोई score है मतलब कोई value of the ratio, ratio किसी चीज का, कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है, between the observed difference, कोई observed difference है और एक SE है, ये निकलेगा Z। कोई ऑब्जर्व डिफरेंस मतलब एक तो ये जो ये डिफरेंस है ये एक SC के टर्म में और किसी और टर्म में कि ऑब्जर्व जो डिफरेंस आया है इन दोनों के बीच में, ये दोनों डिवाइड होते हैं, उसे कहते हैं Z। इफ द डिस्टेंस इन टर्म ऑफ SC और Z स्कोर फॉल्स विद इन मीन इतना, द जोन इज एक्सेप्टेड। वही जो कॉन्फिडेंस लिमिट की बात होगी कि अब वो इतने में आ गया है, जो हमने ये आंसर निकालोगे इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकालोगे
तो इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है, वो वाली बात है। द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन एट विच एच नॉट इज रिजेक्टेड इज कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये वाला पॉइंट, ये है कॉन्फिडेंस लिमिट। ये आ रहा हमारा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट के बाद में जो अगर हमारी एच नॉट रिजेक्ट हो जाती है इस लाइन पे, तो इसे हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मैंने पहले बताया था। इट फॉल्स इन द जोन ऑफ रिजेक्शन ऑफ एच इज नॉट शेडेड एरिया अंडर द कर्व एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर पी विच इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ द डिफरेंस बाय चांस। इस चीज़ को पी बोलते हैं, जिनको मैंने पहले बता के सेम चीज़। ग्रेटर द जेड वैल्यू लेसर विल बी द पी। जेड वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, जेड वैल्यू का बढ़ने का मतलब कि हम कोई चीज़ लेके चले थे और हमने बोला था कि यहाँ पे जेड वैल्यू 0 है और उसके बाद में ये 1 2 3 ऐसे पॉइंट में करते करते बढ़ रही है। अब जितनी ज़्यादा जेड वैल्यू, मान लिया यहाँ पे जेड वैल्यू Z1 होता है, यहाँ पे Z2 होता है, यहाँ पे Z3 होता है, तो हम ये देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा जेड वैल्यू है किसी भी चीज़ की, अब हमको नाप रहे हैं, मान लिया 181 में तो बोला था 181 लेवल से बोला कि जेड वैल्यू 1.3 आई थी ऐसे करके, और कोई और चीज़ आ रही है, इधर आ रही है उधर आ रही है, तो हम ये दे देते कि भाई जितनी ज़्यादा जेड वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी वाले एरिया में आ रही है ना, इस वाले के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी भाई वो ये जो एरिया था प्रोबेबिलिटी वाला, तो जितनी ज़्यादा जेड वैल्यू उतना वो प्रोबेबिलिटी वाले मैक्सिमम एरिया में घुस गया। ये वाला जो है कि भाई यहाँ आई है जेड वैल्यू की, यहाँ आई है, यहाँ आई है, तो नुक्कर में जाके आ गई है, जैसे 1 ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और जेड वैल्यू यहाँ आ गई, तो जितनी ज़्यादा जेड वैल्यू आ गई, मान लिया इसमें आ गई 2.8 आ गई, तो 2.8 आ गई, तो हम तो ये देख रहे हैं कि हम तो यहाँ तक लेके चले थे 95% लेके चले थे, और यहाँ की पी वैल्यू हम 0.05 एरिया हम रिस्क वाला लेके चले थे, लेकिन हमारी वैल्यू उस 0.05 एरिया के अंदर भी बिल्कुल नुक्कर पे आई है, वहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी 0.001 है। यहाँ पे ये बात समझ आ रही है कि खिचड़ी बन रही है, क्योंकि ऑलरेडी मैं तुमको चीज़ें बता चुकी हूँ, कुछ नया नहीं बताया, एक एक लाइन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ये समझ आया कि नहीं आया कि मैं क्या बताया यहाँ पे? नहीं आया तो दोबारा करते हैं, क्योंकि यही इसकी बात है। खिचड़ी बन गई, ठीक है। क्या समझ में आया, कहाँ तक समझ में आया? क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी जब तुमने बीच में ब्रेक मार दिया और रिवाइज नहीं किया ना, ये सब खिचड़ी बना दी तुमने। ये सब एक एक कंसेप्ट तुम्हें अलग अलग तरीके से मैंने बता रखे थे, स्टेप बाय स्टेप सारे कंसेप्ट बताए हैं। चलो खाली पेज में दोबारा शुरू करते हैं। ये समझ में आ गया कि जेड वैल्यू कैसे निकालते हैं? माइक ऑन करो फटाफट, हाँ ना बोलो, फिर आगे चलते हैं। जेड वैल्यू कैसे निकालते हैं ये याद है? जेड वैल्यू अभी निकाली, बताई अभी बताई थी ना इसके अंदर 5th चैप्टर में। अगर वहीं गड़बड़ हो गई है तो फिर तो गड़बड़ है। फिर ऐसे करो, फिर मैं बताऊंगी ना, समझ भी नहीं आएगा। ये बात समझ में आई थी कि एक सैंपल है जिसमें 160 था, 2 सैंपल्स की अलग अलग हम बात कर रहे हैं, और उसमें से किसी चीज़ को हम निकालने की कोशिश करेंगे तो नीचे की टर्म्स में उसको निकाला जाता है जेड वैल्यू को। ये भी तुम्हें याद नहीं तो जेड टेस्ट तक पहुंचोगे नहीं बेटा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला दोबारा से सुनना, फिर अपने जेड तक पहुंचेंगे, वरना सब खिचड़ी हो जाएगा। तो अभी मैं तुमको सिर्फ इतना बताती हूँ ताकि तुम उसको सुनो दोबारा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, फिर हम आगे चल पाएंगे, ना निकाल ही नहीं आएगी तुम्हें। ये भूल जाओ, बस ग्राफ समझो कि भाई
एक कोई डेटा है 50 लोगों का, एक कोई दूसरा डेटा है 50 लोगों का। अब ये कहता है कि ग्राफ कुछ ऐसा बना, ऐसा ऐसा। अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ बन रहा है तो इसका मतलब एक बात तो सही है, ये किसी जिस पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं उसका तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा होगा एक तरीके से। ज़रूरी नहीं 50 लोगों का ग्राफ ऐसे ही बने। मान लिया बन गया। अब ये कंडीशन लगती है कि भाई z वैल्यू, z टेस्ट में भी उसने बताया कि भाई ये पता करने के लिए पहले हम ये मान के चलते हैं कि भाई वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कुछ लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ आ रहे होंगे और बहुत कम लोग इधर उधर जा रहे होंगे। एक्सट्रीम्स पे बहुत कम लोग होंगे। जैसे मैंने तुमको हाइट की जो एग्जांपल दिया था इसके अंदर कि भाई हाइट है बहुत सारे लोगों का, ये सारा दोबारा पढ़ना। हाइट था, उस हाइट का एक ग्राफ में बताया था कि तो मैंने ये सारी उन लोगों की हाइट है। अब ये हाइट जो प्लॉट करी गई कि 142 3 लोगों का था, 160 इतने लोगों का है, 195 या 194 का है, तो ये एक तरीके का ये टोटल है कितने लोगों की, आई थिंक फ्रीक्वेंसी ये 1000 लोगों का, आई थिंक हाँ 1000 लोगों की हाइट। तो 1000 लोगों की हाइट ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना रही है। अब मुझे ये देखना है कि भाई ये जो ग्राफ है इसके अंदर ये जो वर्ड होगा यहाँ पे, अब मैंने कोई 1000 अलग लोग ले लिए। अब यहाँ तो इसका मीन तो आ रहा है 160। अब 1000 मैंने कोई दूसरे बंदे ने स्टडी करी, उसका यहाँ पे 160 नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। मान लिया 162 आ गया, मान लिया 155 आ जाए मीन, क्योंकि दो जो ना ये 1000 लोगों एग्जैक्टली ये है बनता, तो उसका भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है ग्राफ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये नीचे की वैल्यू सेम है, ये अलग लोग आगे पीछे हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है 170 आ जाए। अब जो 170 आ गया और उसने जो वैल्यूज़ निकाल के और आगे पीछे ये सारा ग्राफ उनको बना के दिया, तो हम ये कैसे समझेंगे कि यार इसमें तो नीचे अलग कहानी है, उसकी अलग कहानी है। इन दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे किसी बात को समझने के लिए तो उनको देखना पड़ेगा कि उन दोनों की, कि हम ये कहेंगे कि ये सेम ही पॉपुलेशन से ली गई हैं ये दोनों। हो सकता है ये 1000 लोग अलग तरीके के हों, ये 1000 लोग अलग तरीके के हों, ये एक ही तरीके के लोग हैं क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं। जरूरी थोड़ा ना कि भाई ये किसी और पॉपुलेशन का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये किसी और पॉपुलेशन का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब ये कैसे पता किया जाए, तो ये इसमें देखा जाता है कि भाई कोई भी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको नीचे वाला जो रास्ता है, ये जो कहानी है, ये खुद इनका वजूद ख़त्म कर दो कि 160 है, 170 है, इसको भूल जाओ। इसकी जगह कुछ नया स्केल यूज़ करो, इसको बोलो जाओ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखो, 4 5 6 7 8 इसको कन्वर्ट करके, जैसे यहाँ पे ऐसे ही जो ये वर्ड्स लिख रहे हो इसकी भी तुम ये वजूद ख़त्म कर दो और 0 1 2 2 ऐसे करके 1 3 4 ऐसे करके लिखना शुरू करो। अब तुम जो कोई वैल्यू ढूंढोगे, किसी वैल्यू को कंपेयर करने की कोशिश करोगे, तो तुम देखोगे कि भाई ये कोई आई 187। अब 187 को तुम पहले इस चार्ट में जाके देखोगे यहाँ पे, तो देखोगे कि इसके आगे लिखा हुआ है 6 समथिंग ऐसे करके। तुम यहाँ देख रहे हो कि वही इसके आगे क्या लिखा हुआ है 6, वही चीज़ ऐसे करके। तो तुम देख रहे हो कि किसी वैल्यू को यहाँ ढूंढना या किसी वैल्यू को यहाँ ढूंढना, इन दो क्या प्रोबेबिलिटी लाता है। मतलब ये क्या कहता है कि भाई 95% या ये 0.05% जो मैं डेटा प्रोबेबिलिटी लेके चल रहा हूँ, ये वाली चीज़, तो जो नया तुम डेटा लाओगे वो यहाँ गिरेगा। ये कह रहा है कि जो तुम नया डेटा लेके आओगे वो भी यहाँ गिरेगा इस तरीके से। तो ये जो कंपेयर बनाने के लिए जो नीचे की टर्म्स निकाली जाती है, ये है कि भाई ये पता कैसे चलेगा दोनों लैंग्वेज में कि भाई ये तुमने प्रोबेबिलिटी बता दी, कॉन्फिडेंस लिमिट बता दी, लेकिन नीचे के टर्म्स में कि ये किससे कितना दूर है, ये z वैल्यू के बारे में आता है। ये मीन होता है, ये वर्ड पता है, यहाँ से यहाँ तक एक लिमिट होती है कॉन्फिडेंस लिमिट, ये तुम्हें पता है। ये एरिया साइड वाला, इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वाला एरिया या 0.05 रिस्क वाला एरिया, ये तुम्हें पता है। इसके अंदर ये पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो कॉन्फिडेंस लिमिट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस
प्रोबेबिलिटी कितनी, ये वर्ड्स तुम्हें सब पता थे। अब तुम्हें बताया था कि ये जो नीचे का स्केल है, अगर इसको हम किसी और भाषा में बोलने लग जाएं, इसको बोलो कि भाई मैंने सेंटीमीटर में नापा था, और वो कहता कि नहीं मेरा वाला तो किलोमीटर में है जी, तो तेरे सेंटीमीटर को मैं अपने किलोमीटर से कैसे नापूँ? तो ये सारा डेटा सेंटीमीटर में डला होगा और किसी और वाला 170 या कुछ भी वो किलोमीटर में डला हो, तो हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो कहेंगे हम एक दूसरे को सेम यूनिट में लेके आते हैं, सेम यूनिट में लेके आते हैं, फिर देखते हैं कि तुम्हारे वाला डेटा और मेरे वाला डेटा सेम ही इन्फॉर्मेशन देगा क्या, इन्फ्रेंस करने की कि भाई 187 क्या उस लिमिट में है, ऐसे करके। तो वो जो नीचे की जो हम स्केलिंग सेम कर रहे हैं, वो जो स्केलिंग बनाने का तरीका है स्केल करने का, कि दोनों को एक ही टर्म्स में ले आओ। मान लिया कि दोनों को इंचेस में ले आओ, ना तेरी रही ना तेरी रही, ये इंचेस में ले आओ, ये भी इंचेस में कन्वर्ट करो, उसको भी इंचेस में कन्वर्ट करो। तो ये जो किसी और स्केल में कन्वर्ट करने लगे, इंचेस में कन्वर्ट करने लगे, इसको बोलते हैं जेड वैल्यू, ताकि हम एक दूसरे को कुछ भाषा समझ पाएँ उन दोनों की। ठीक है, तो ये था जेड वैल्यू निकालना उसके अंदर। तो अब वो जो जेड वैल्यूज निकालोगे उससे पता चलेगा कि भाई ये इंचेस में निकालो, ये कितने इंच पे जी, ये वाला कितने इंच पे जी यहाँ पे, तो उससे तुम कोई इन्फ्रेंस निकाल पाओगे। अब ये इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को जब हम टेस्ट लगाएंगे, जेड टेस्ट, इस फॉर्मूला डालेंगे इसके नीचे, उससे अंतर पता लगेगा ये वाला। लेकिन उससे पहले ये तो पता हो ना कि भाई ये यहाँ इंचेस की बात हो रही है, ये यहाँ इंचेस की बात हो रही है। तो ये जो सेम चीज़ है, इसके लिए सबसे पहली चीज़ तुम जेड वैल्यू निकालो। जब जेड वैल्यू निकालोगे उसके आगे फिर जेड टेस्ट लगाओगे, ये बीच का टेस्ट लगना है, इसको कोई मेथड लगना है, इससे पता चलेगा कि ये मामला कितना कंपेरेबल है, नहीं है, क्या बढ़िया क्या घटिया। ये समझ आया? इतना समझ आया कि नहीं? नहीं आया तो बोलो नहीं आया। हाँ ना तो बोलो, डरो मत। ऐसे करो, अपने आज करते हैं यहीं तक। इसमें ये जेड वैल्यू वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला दोबारा करना, ठीक है? नहीं तो इसके आगे का कुछ समझ नहीं आएगा, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। सीधी सी बात, पहले जेड वैल्यू निकालनी सीखोगे तो तुम आगे की कोई वैल्यू निकाल रहे हो, क्योंकि हर जगह टेस्ट का नाम रख दिया गया है, उसमें से कंपेयर जो ये इंचेस वाला काम सब जगह लगेगा। हर टेस्ट में इंचेस निकालने पड़ेंगे, ये वाले इंचेस निकालोगे, फिर तुम उसकी वैल्यू को पुट करोगे और फिर तुम कंपेयर कर पाओगे। तुमको इंचेस निकालने नहीं आ रहे तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर तो कहानी खत्म होगी, कुछ कंपेयर ही नहीं करोगे। तो अभी आज की क्लास अपनी इतनी करते हैं। ये निकालना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर, ये किताब पढ़ना, जेड वैल्यू कैसे निकालते हैं। इससे समझ नहीं आ रहा, नेट पे देखो, यूट्यूब वाले कोई वीडियो देख लो उसके अंदर, ठीक है? उसके अंदर तो ये जेड वैल्यू निकालना सीखो, उसके बाद अपने खुद को टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है? चलो, बाकी अब इतना यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, समझा तुम खुद को किताब पढ़नी पड़ेगी दोबारा। वो कंसेप्ट सबका पढ़ा हुआ है, वो तुमने रिवाइज नहीं किया, वो डिलीट हो गया, ठीक है? चलो कल मिलता है, कल करेंगे इसके आगे। जेड वैल्यू सीख के आओ, तब तक रिवाइज करो, पढ़ के आओ, फिर आगे बताता